नमस्कार। इस बुलेटिन में बात होगी चीन के खिलाफ भारत की तैयारी की। यूपी में जातियों पर क्यों है सपा और बसपा की नजर, जानेंगे संसद में विपक्ष के खिलाफ क्या है बीजेपी की रणनीति। बात करेंगे सचिन पायलट को लेकर बीजेपी की दावे की और बुलेटिन के आखिर में बात किसान मोर्चा में पड़ी फूट की। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं चीन के खिलाफ भारत की तैयारी से। भारतीय सेना द्वारा पूर्वी लद्दाख में बड़े पैमाने पर अपने टैंकों की तैनाती कर रखी है और अब बख्तरबंद रेजिमेंटों के साथ इन्होंने अभ्यास शुरू कर दिया है। जहां भारतीय सेना अभ्यास कर रही है, वहां से कुछ ही दूरी पर भारत और चीन के सैनिक आमने सामने डटे हुए हैं। भारतीय सेना के टैंक दुर्गम इलाकों 14,000 फीट से 17,000 फीट की ऊंचाई पर ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। भारतीय सेना ने पिछले साल ही T-90 भीष्म और T-72 अजय टैंकों के साथ रेगिस्तान और मैदानी इलाकों में अपना तैनाता BMP सीरीज इन्फैंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल्स को इन ऊंचाई वाले स्थानों पर बड़े पैमाने पर लाना शुरू कर दिया था। इसकी शुरुआत ऑपरेशन स्नो लेपर्ड से तब हुई जब पिछली गर्मियों में पूर्वी लद्दाख में चीन और भारत के बीच तनाव चरम सीमा पर पहुंच गया था। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि हम पहले ही पूर्वी लद्दाख की इन ऊंचाइयों पर -45 डिग्री तक तापमान का अनुभव करते हुए एक साल बिता चुके हैं। हमने ऐसी विषम परिस्थितियों और दुर्गम इलाकों में टैंकों को संचालित करने के लिए अपने दिशा निर्देश तैयार किए हैं। अब इन टैंकों के रखरखाव पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि अत्यधिक सर्दियां रबर और अन्य भागों पर प्रभाव डाल सकती हैं। अगर हम इन टैंकों को अच्छी तरह से रखरखाव कर सकते हैं तो हम इन्हें यहाँ बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। मई 2020 में पूर्वी लद्दाख के फिंगर क्षेत्र और गलवान घाटी जैसे स्थानों पर चीनी आक्रामकता का जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पेंगोई झील और गोगरा ऊंचाई जैसे कुछ स्थानों पर सैन्य बलों की वापसी के बावजूद दोनों पक्षों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बड़ी संख्या में सैनिकों का जमावड़ा कर रखा है। भारतीय सेना ने भी इन क्षेत्रों में ऊंचाई वाले इलाकों पर किसी भी खतरे या चुनौती से निपटने के लिए टैंक और ICV की तैनाती के साथ अपने अभियानों को मजबूत करना जारी रखा है। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी जिलों में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन आयोजित करेगी। वहीं दूसरी तरफ मायावती की नज़र दलितों के साथ ही अखाड़ों पर है। सोमवार को बसपा अमरोहा और संभल में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन से सियासी तीर साधेगी, तो कानपुर नगर से सपा के OBC सम्मेलन। समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजपाल कश्यप 9 अगस्त क्रांति दिवस से प्रदेश के जिलों में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन आयोजित करेंगे। सपा की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इसके तहत 9 अगस्त को कानपुर नगर, 10 अगस्त को फूलन देवी के जन्मदिवस के अवसर पर जालौन जिले में स्थित उनके गांव में, 11 अगस्त को झांसी, 12 अगस्त को महोबा, 13 अगस्त को हमीरपुर और 14 अगस्त को कानपुर देहात में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। 15 अगस्त को फतेहपुर के जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का समापन होगा। दूसरी तरफ बसपा द्वारा अगड़ी जाति के वोट को पाले में करने के लिए प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन जारी है। बसपा का 31 जुलाई से 14 अगस्त तक प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का दूसरा चरण जारी है। बसपा की तरफ से दूसरे चरण में 24 जिले में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया जा रहा है। अभी तक बसपा की तरफ से दूसरे चरण में 15 जिलों के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया जा चुका है। मथुरा, आगरा, कासगंज, फिरोजाबाद, एटा, अलीगढ़, हाथरस, शाहजहांपुर, बरेली, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बदायूं, मुरादाबाद, बिजनौर और मुजफ्फरनगर में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया जा चुका है। बीजेपी का राष्ट्रवाद अब वामपंथी पार्टियों को भी रास आने लगा है। राजनीति के मैदान में बीजेपी को टक्कर देने के लिए अब CPM भी राष्ट्रवाद का झंडा उठाने की तैयारी में है। अब तक राष्ट्रवाद की विचारधारा को खारिज करने वाली CPM इस बार 15 अगस्त को भव्य तरीके से मनाने की तैयारी में है। 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी को झूठी आज़ादी बताने वाले वाम दलों ने अब अचानक यू टर्न ले लिया है। भाकपा में वर्ष 1964 में विभाजन के बाद माकपा अस्तित्व में आई थी। अब तक झूठी आज़ादी की बात करने वाले वाम दलों को ये आज़ादी सच लगने लगी है।
इसलिए ये पहली बार होगा जब स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के दिन सीपीएम कोलकाता के अलीमुद्दीन स्ट्रीट स्थित कार्यालय मुजफ्फर अहमद भवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। सीपीएम की केंद्रीय समिति की बैठक इस प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा चुकी है। माकपा केंद्रीय समिति के सदस्य सुजन चक्रवर्ती ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रस्ताव रखा था और उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी में वहां तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। माकपा के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा, लेकिन ये अचानक फैसला क्यों? वामपंथी नेता का कहना है कि जिस तरह से बीजेपी ने राष्ट्रवाद या देशभक्ति का फायदा उठाकर देश के लोगों को प्रभावित किया है, उससे मुकाबले के लिए रणनीति में परिवर्तन जरूरी है और इसी नीति के तहत ये निर्णय किया गया है। सीपीएम के फैसले का बंगाल बीजेपी ने मखौल उड़ाया है। बीजेपी नेता शमीक भट्टाचार्य ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज के साथ अलीमुद्दीन की छत पर टीएमसी का झंडा देखा जा सकता है। सीपीएम जल्द से जल्द टीएमसी से जुड़ने का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। सचिन पायलट भले ही दावा कर रहे हों कि वो कांग्रेस में थे और कांग्रेस में ही रहेंगे। अशोक गहलोत के साथ उनका वैचारिक मतभेद है और वो पार्टी के अंदर रहकर भी संघर्ष करेंगे। पायलट भले ही दावा कर रहे हों कि वो कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बीजेपी की नजर अभी भी पायलट पर टिकी हुई है। राज्यसभा विधानसभा चुनावों में अभी 2 साल से ज्यादा का वक्त है, इसलिए बीजेपी को पायलट को लेकर जल्दी नहीं है। लेकिन पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है कि सचिन पायलट जल्दी ही कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष AB अब्दुल्ला कुट्टी ने कहा कि कांग्रेस नेता सचिन पायलट अच्छे नेता हैं और वो अपने समकालीनों की तरह जल्द ही बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। वैसे 1 साल पहले सचिन पायलट के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें जोरों पर थी, जब उनके नेतृत्व में कुछ विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व के खिलाफ बगावती तेवर अपनाए थे। हालांकि पायलट ने इस तरह की किसी भी संभावना को खुद सिरे से खारिज किया है। इसी साल जून में बीजेपी नेता रीता बहुगुणा जोशी ने कहा था कि उन्होंने कथित तौर पर नाराज चल रहे कांग्रेस नेता से बीजेपी में शामिल होने के बारे में बात की थी। इस पर तंज कसते हुए पायलट ने कहा था कि हो सकता है कि बीजेपी की नेता ने सचिन तेंदुलकर से बात की हो और बहुगुणा में उनसे बात करने की हिम्मत नहीं है। कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन में अब बड़ी फूट पड़ती दिख रही है। किसान मोर्चे के नेताओं में आपस में टकराव की खबरें सामने आ रही है। हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चंदूनी ने संयुक्त किसान मोर्चा से किनारा कर लिया है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष किसान नेता गुरनाम सिंह चंदूनी हरियाणा से किसान आंदोलन की अग्रणी भूमिका निभा रहे थे, लेकिन अब चंदूनी संयुक्त किसान मोर्चा से अलग हो चुके हैं। दरअसल चंदूनी की बढ़ती सक्रियता और पंजाब के किसान संगठनों में भी उनकी बढ़ती लोकप्रियता से बाकी के तमाम किसान संगठन परेशान दिख रहे थे। चंदूनी से करीबी दिखा रहे 4 किसान संगठनों को मोर्चे से निकाल दिया गया था, जिस पर चंदूनी विफर पड़े। कई घटनाएं ऐसी हुई है जब मुझे बाहर करने की कोशिश की गई, लेकिन जब वही गतिविधि किसी और ने की तो मोर्चे ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। पंजाब की जत्थेबंदी हमारे साथ जुड़ी थी, जो डेरा बाबा नानक से बड़ा जत्था लेकर आए थे। इनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि ये चारों संगठन मेरे नेतृत्व में जत्था लेकर आए थे और इन चारों को मीटिंग से बाहर निकाल दिया गया। इनमें से पगड़ी संभाला लहर से सतनाम सिंह, किसान यूनियन संघर्ष कमेटी से गुरप्रीत सिंह, पंजाब फेडरेशन से इंद्रपाल सिंह, किसान यूनियन गुरमुख सिंह शामिल हैं। मेरे ऊपर भी 2 बार कार्रवाई की गई। अब इन चारों को मेरे साथ जोड़ने पर इनके खिलाफ कार्रवाई हुई। यहाँ तक कि हमारे जत्थे का स्वागत करने वालों को भी 15 दिनों के लिए निकाल दिया गया था। चंदूनी ने कहा, हम इसलिए बर्दाश्त कर रहे थे ताकि आंदोलन और संयुक्त किसान मोर्चा ना टूटे। चंदूनी ने किसान नेता शिव कुमार कक्का का नाम लिया और कहा कि मेरे ऊपर उन्होंने आरोप लगाए थे। जब हमने शिकायत की तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मोर्चे के नेता केवल टकराते रहे। टोहाना मामले को भी इसी तरह दबाया गया। योगेंद्र यादव राजनीतिक आदमी हैं। वो कई राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं। संसद के बाहर जंतर मंतर पर भी बिहार के नेताओं को शामिल किया गया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। नमस्कार, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर बताइए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।